नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपकी दोस्त आरती स्मिथ हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। विषय है किन्नर समाज से संबंध और आज मैं किन्नर समाज के अपराजेय व्यक्तित्वों की बात करूंगी। मित्रों, समाज सदियों से चली आती परंपरा के नाम पर कई बार मानवीय मूल्यों का हनन कर जाता है और इसका आभास तक नहीं होता। इसी क्रम में भारतीय परंपराओं से जोड़कर मानव समाज के एक अंग को मानव होने का पूरा अधिकार न देने का अपराध भी सदियों से होता रहा और इसे ही नियति मान लेने की प्रवृत्ति भी मन पर राख की तरह जमती गई। ऐसा नहीं था कि किसी पीड़ित के भीतर विरोध की चिंगारी नहीं सुलगती थी, सुलगती तो थी मगर लपट नहीं बन पाती थी। और जब जब लपट बनी, इतिहास के पन्नों ने रंग बदल दिया। 20वीं सदी के अंतिम दशक ने भारत को उन अपराजेय योद्धाओं या कहें कि जीवन साधकों से मिलवाना और उन पीड़ितों के सकल समाज को स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा के रूप में एक के बाद एक से परिचित करवाना शुरू किया। उन अजेयों की चर्चा से पूर्व यह बता देना अपेक्षित है कि यहाँ तात्पर्य बायोलॉजिकल कारणों से शिशु के शरीर में उभरी लैंगिक अक्षमता या उससे संबद्ध विकृति को शिशु का दोष मानकर समाज के भय से परिवार द्वारा तिरस्कृत किए गए मानवों से है। समय के साथ साथ हमारे तथाकथित सभ्य समाज कहना ज्यादा उपयुक्त होगा, तथाकथित सभ्य समाज और उनसे भयभीत माता पिताओं, रिश्तेदारों, मित्रों के द्वारा लिंग विहीन, अविकसित, अस्पष्ट लिंग युक्त मानवों को अपने से परे धकेलते हुए उनका समाज ही अलग बना दिया गया और कालांतर में उसमें केवल लिंग या योनि विहीन ही नहीं, उभयलिंगी, तन और मन में विपरीत संबंध वाले, समलैंगिक संबंध के पोषक, दोनों लिंगों के प्रति आकर्षण रखने वाले लोग जुड़ते गए। विज्ञान के बढ़ते कदम ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में क्रांतिकारी उपाय ढूंढ निकाला। अब महंगे इलाज के साथ विपरीत लिंगी एवं लिंग विहीन तो अपने आप को खोजने में सक्षम होने लगे, किंतु समाज का एक हिस्सा अब भी आंख पर पुरानी पट्टी बांधे उन्हें हिकारत परोस रहा है। समय और क्षेत्र के अनुसार उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा गया, मगर पहचान नाम की तरह नहीं, अपशब्द की तरह। संस्कृत में स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ ही उभयलिंग और नपुंसक लिंग भी है, जबकि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक काल में भी उभयलिंगी और नपुंसक मनुष्य होते थे और उनके लिए भी भाषा के अंतर्गत तत्कालीन समाज ने वैसी व्यवस्था दी थी जैसे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग को। वे भी समान सम्मान के अधिकारी थे। आप देखें तो त्रेता और द्वापर युग में ना जाते हुए बीती हुई सदी के अंत में आकर रुके तो परिवर्तन की छोटी छोटी लहरें दिखेंगी। ये लहरें मानव समाज से बहिष्कृत, उपेक्षित, तिरस्कृत, विवश, दलित उन मानवों के संगठन की है जहां हिजरा की श्रेणी में महज वे नहीं रहे जो लिंग या योनि विहीन पैदा हुए। अन्य कई श्रेणियां आ मिली जो अपने को उन मनुष्यों से अलग पाते थे जो शरीर और मन से एक रूप थे। कुछ ऐसी भी श्रेणियां जो जानबूझकर कृत्रिम रूप से बनाई गई या स्वेच्छया बनी। हिजरे, जिन्हें ट्रांसजेंडर, किन्नर आदि नामों से पुकारा जाने लगा है, वास्तव में उनके अर्थों में झीना भेद है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में तृतीय लिंग, थर्ड जेंडर में शामिल लोगों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला है बछुरा। बछुरा के
अंतर्गत आते हैं मूल लिंग विहीन मनुष्य, जिनकी लैंगिक पहचान अस्पष्ट हो, अविकसित लिंग या योनिधारी पुरुष स्त्री। उभयलिंगी का पता अमूमन किशोरावस्था में चल पाता है, आरंभ में नहीं। मूलतः वे जिनके हाव भाव, बुद्धि, संवेदना आदि तो स्त्री जनित होते हैं, किंतु अस्पष्ट जननांग के साथ ही उनमें ओवरी एवं गर्भाशय नहीं होते या पूर्ण अविकसित रूप में होते हैं, वे बचुरा कहे जाते हैं। इसी प्रकार वे जिनमें पुरुषोचित गुण होते हैं किंतु अंतर्बाह्य अवयव नहीं या पूर्णतः अविकसित, तो उन्हें भी बचुरा कहा जाता है। किंतु यहाँ यह गौर करने योग्य है कि कई बार जन्म के समय अविकसित बाह्य अवयव देखकर यह पता लगाना कठिन होता है कि किशोरावस्था में उसका रूप क्या होगा। केवल जननांग या गुप्तांग के विकास न होने मात्र से जन्म के समय तो लिंग निर्णय करना कठिन होता है, किंतु बढ़ती उम्र के साथ यदि स्त्री पुरुष जनित हार्मोन्स का प्रवाह सही रूप में होने लगता है तो विज्ञान के इस युग में बाह्य अंग निर्मित करना असंभव नहीं रह गया है। दूसरी श्रेणी है मनसा की। शरीर के स्थान पर मन विपरीत लिंगी भाव से भरा हो, जैसे कि शरीर पुरुष का भाव स्त्री के या शरीर स्त्री का भाव और गुण पुरुष जैसे। अपने संघर्ष भरे जीवन में सफलता प्राप्त करने में इस श्रेणी के लोग अधिक आते हैं। इस श्रेणी के लोगों की पहचान जन्म के समय में स्त्री पुरुष के रूप में ही होती है। यदि ये अपने मन और शरीर के विपरीतगामी होने के संघर्ष को जाहिर ना करें तो सामान्य मानव जीवन जी सकते हैं। जब इस दिशा में विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी या मानव अपने शरीर और मन की उलझन को महसूस करके भी उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता था, तो घुट घुट कर जीता हुआ भी वह समाज में उसी रूप में रहता था जिस रूप में शरीर होता था। 21वीं सदी ने इस क्षेत्र में क्रांति की है। इसका प्रमाण है वे ट्रांसजेंडर जिन्होंने मन की सुनी और काया का स्वरूप बदला। वे जो सामान्य स्त्री पुरुष की तरह पड़े हुए, जिन्होंने काया नहीं बदली किंतु मन का रुझान विपरीत लिंगी शरीर के प्रति ना होकर विपरीत लिंगी गुण वाले मन के प्रति हुआ, यानी शारीरिक रूप से समलिंगी के प्रति, तो ऐसे लोग गे और लेस्बियन की श्रेणी में नजर आने लगे। तीसरी श्रेणी है हंसा। शारीरिक अक्षमता या नपुंसकता वाले पुरुष, इस श्रेणी के लोग सामान्यतः समाज की दृष्टि में नहीं आते जब तक कि वे स्वयं को विवाह एवं वंश वृद्धि के लिए अक्षम मानकर अभिव्यक्त न करें। चौथी श्रेणी है नीली मार। किसी कारणवश स्वयं हिजड़ा बनने के लिए जो लोग समर्पित होते हैं। इनमें ऊपर दिए गए बात के 2 कारणों में से कोई या अन्य कारण भी हो सकता है। 5वीं श्रेणी है अबुआ, यानी नकली हिजड़े, जो वस्तुतः पुरुष होते हैं, हिजड़े का स्वांग रचने वाले। हिजड़े की तरह ताली बजाकर भीख मांगने के पेशे में ऐसे लोग नजर आते हैं। दिल्ली के ITO सहित अन्य कई जगहों पर ऐसे हिजड़े नजर आते हैं जिन्हें पहचान पाना कई बार कठिन होता है। छठी और अंतिम श्रेणी है छिबरा। वे पुरुष या बालक, अमूमन बालक ही इसके शिकार होते हैं। वे बालक जिन्हें जबरन हिजड़ा बनाया जाता है। हिजड़ों के सरदार अपना समूह बढ़ाने और हिजड़े के रूप में भीख मंगवाने से लेकर अन्य गोरख धंधों में लगाने के लिए कई बार ऐसे अपराध करते हैं। अधिकतर अनाथ बच्चे इनके शिकार होते हैं। मित्रों, गौर करें तो इनमें से
प्रथम 2 प्रकार के लोग ही इस श्रेणी में रखे जाने योग्य हैं और अंतिम 3 श्रेणियां तो बस हिजरों की संख्या बढ़ाने वाली ही हैं और उनमें से अंतिम 2 श्रेणियां अनैतिक और आपराधिक कर्मों को बढ़ावा देती हैं, जिन्हें रोकने के लिए प्रशासन द्वारा और अधिक कड़े कदम उठाने होंगे। अब बात करूं उन अजेयों की जिन्होंने संघर्ष को सीढ़ी बनाया, जो संघर्ष को सीढ़ी बनाकर बिना आत्मबल खोए आगे बढ़ते रहे और नया इतिहास रचते रहे। वे बचूरा और मनसा श्रेणी के ही लोग हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक में किन्नर जीवन को सम्मानजनक बनाने के क्षेत्र में यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह है शबनम बानो का, जो शबनम मौसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। याद दिला दें कि इस देश की पहली किन्नर विधायक शबनम बानो मध्य प्रदेश के शहडोल अनूपपुर जिले के सुहागपुर निर्वाचन क्षेत्र से खड़ी हुई और 1998 से 2003 ईस्वी तक एक ईमानदार, न्यायप्रिय, समाजसेवी विधायक के रूप में बनी रही। 1994 में किन्नर को मतदान का अधिकार मिला था। शबनम के जीवन में दुश्वारियां बचपन से ही आरंभ हो गईं। पिता पुलिस अधीक्षक थे, बावजूद इसके बदनामी के डर से बेटी से नाता तोड़ लिया। स्कूल में सभी उसे चिढ़ाते। मात्र कक्षा 2 तक पढ़ी शबनम ने घर से निकाले जाने के बाद भटकाव और यात्रा के दौरान 12 भाषाओं के ज्ञान से स्वयं को समृद्ध किया। बतौर विधायक गरीबी, बेरोजगारी के उन्मूलन सहित भ्रष्टाचार की समाप्ति को उद्देश्य बनाया। असेंबली का दौरा करो नारा के तहत किन्नरों के प्रति किए जा रहे पारिवारिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध आवाज बुलंद की। एड्स के प्रति किन्नरों की जागरूकता बढ़ाई। साथ ही बधाई रस्म में ताली बजाकर और नाचकर पैसे मांगने या भीख मांगने या कि वेश्यावृत्ति के बजाय सम्मान से जीने की राह दिखाई और कई एक को राजनीति में प्रवेश के लिए प्रेरित किया। वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश में किन्नरों को साथ लेकर उनके लिए निर्णय का वर्ष रहा, जब जेजेपी यानी जीती जिताई पार्टी नामक राजनीतिक पार्टी का गठन कर उन्होंने यह उद्घोषणा की कि उनकी पार्टी अन्य राजनीतिक पार्टियों से किन किन रूपों में भिन्न है। शबनम बानो विधायक पद से मुक्त होने के बाद अपने कार्यकर्ताओं सहित अन्य संगठनों के साथ जुड़कर भी एड्स के संबंध में जागरूकता फैलाने में लगी हुई है। उनके अनुसार हमारे भाई बहनों को अक्सर हमारे यौन अभिविन्यास के कारण कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एड्स के बारे में खुले तौर पर बात करने से हमें एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। शबनम बानो ने घोर संघर्ष के बीच उम्मीद और हौसले के साथ सम्मान के साथ जीने और मानवता को पोषित करते हुए जनसाधारण के बीच जन जागरण का जो दिया जलाए रखा, वह उन पर बनी फिल्म शबनम मौसी के माध्यम से किन्नर समाज को उजास देने में सफल हुआ। यह फिल्म योगेश भारद्वाज के निर्देशन में 2005 में बनी, जिसमें मुख्य किरदार आशुतोष राणा ने निभाया था। किन्नर मॉडल गौरी सावंत को कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम से लेकर विक्स के विज्ञापन तक में अपनी छाप छोड़ने के लिए दुनिया पहचानती है। पुणे के सहायक पुलिस आयुक्त का किशोर पुत्र गणेश नंदन जब अपनी मानसिक दुविधा पिता को समझा न सका तो घर छोड़ दिया। उसके घर छोड़ने पर पिता ने उसका अंतिम संस्कार कर अपने आप से हमेशा के लिए दूर कर दिया। गणेश ने पहले वेजिनोप्लास्टी सर्जरी कराकर खुद को गौरी रूप दिया
और जीवन को किन्नर समाज की बेहतरी में लगा दिया। गौरी सावंत ने 2000 ईस्वी में सखी चार चौघी आश्रय स्थल की स्थापना की। यहाँ घर से भागे किन्नर बच्चे शरण पाते हैं। साथ ही एड्स की जानकारी देकर जागरूकता का काम भी वे कर रही हैं। 2008 में गौरी ने गायत्री नामक अनाथ बच्ची को गलत हाथों से बचाया और अपनी सुरक्षा में रखा। बाद के दिनों में 2009 ईस्वी में किन्नरों को मान्यता दिलाने, उनके द्वारा बच्चे को कानूनी गोद लेने के अधिकार के लिए उन्होंने हलफनामा दाखिल किया, जिसे नाज फाउंडेशन ने आगे बढ़ाया। अंततः प्रयास रंग लाया और 2014 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर समुदाय को कानूनी पहचान दी और अनाथ बच्चे को गोद लेने का अधिकार भी। गायत्री अब गौरी सावंत की दत्तक पुत्री है। गौरी सावंत को महाराष्ट्र चुनाव आयोग का सद्भावना दूत बनाया गया है। उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर फिल्म ताली बनी, किंतु सीरीज में गौरी के जीवन संघर्ष को विस्तार से दिखा पाना अधिक संभव हुआ। गौरी सेक्स वर्कर के बच्चों के समुचित व्यक्तित्व विकास के लिए पालना घर को रूप देती हुई सामाजिक कार्यों में जुटी है। कुछ आगे चलकर बात करें मित्रों, तो सन 2001 में गोरखपुर की मेयर रह चुकी किन्नर आशा देवी ने भी अपने निर्णय से समाज को दिशा दी और संदेश दिया कि दृढ़ संकल्प और श्रम से कुछ भी संभव है। गोरखपुर के नरसिंहपुर के छोटे से इलाके में रहने वाली किन्नर आशा देवी, जिनका पूर्व नाम अमरनाथ यादव था, वे किन्नरों के पारंपरिक पेशे बधाई देने और नाचने गाने जाती और मिले पैसों से गुजारा करती थीं। 2001 के चुनाव में अपने क्षेत्र की आरक्षित महिला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े होने की आशा देवी की मांग स्वीकृत हुई। मध्य प्रदेश की तात्कालिक विधायक शबनम बानो सहित कई इलाकों से किन्नर चुनाव प्रचार को आए। स्वाधीन भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार एक किन्नर ने सपा और भाजपा दोनों को बहुत पीछे छोड़ते हुए 60,000 से भी अधिक वोटों से जीत हासिल की और देश की पहली किन्नर मेयर बनी। मेयर बनने के बाद उन्होंने दफ्तर रिक्शे से जाने का निर्णय लिया और रिक्शे पर लाल बत्ती लगवा ली। आशा देवी के जीवन का यह निर्णयात्मक मोड़ समकालीन और परवर्ती शिक्षित, अल्प शिक्षित और खुद को कमतर मानने वाले किन्नरों के लिए मिसाल है। मित्रों, पश्चिम में बंगाल की जोईता मंडल को कौन नहीं जानता। तन और मन में भेद कैसी उलझन पैदा करते हैं, उस पीड़ा सहित और सामाजिक उपहास के कांटों की चुभन को प्रायः बचुरा और मनसा श्रेणी के किन्नर भोगते हैं, किंतु हर एक वह धैर्य, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रख पाता जो जयंत मंडल उर्फ जोईता ने रखा और देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश बनी। पुरुष जनित लक्षण बढ़ती उम्र के साथ स्त्री जनित लक्षण में बदलने लगे तो परिवार परेशान सा होने लगा, जो कि स्वाभाविक था। 18 वर्षीय जयंत अपने भीतर के स्त्री को दबा न सका और दुर्गा पूजा के उत्सव में शामिल होने ब्यूटी पार्लर से स्त्री की तरह सज संवर कर आया। क्रोध में घर वालों ने इतना पीटा कि 4 दिनों तक बिस्तर से हिलना डुलना कठिन हो गया। जयंत के लड़कियों से हाव भाव देखकर कॉलेज में भी आए दिन मजाक बनता। हार कर जयंत ने नौकरी का बहाना बनाकर घर छोड़ने का फैसला लिया और बंगाल बॉर्डर पर अवस्थित शहर दिनारपुर को अपना ठिकाना बनाया। सभ्य समाज ने आसरा ना दिया तो अंततः किन्नर डेरे की शरण ली।
इससे पूर्व उनकी कई रातें रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर गुजरी। स्त्री रूप में किन्नरों के संग बधाई के लिए निकलना, नाचना गाना आदि करते हुए भी जयंत ने पढ़ाई जारी रखी। इसके साथ ही 2010 में दो लोगों के साथ मिलकर सामाजिक संस्था बनाई। बार बार अपमान का घूंट पीता लगातार श्रम करता हुआ जयंत पहचान संस्था से एक प्रोजेक्ट लेने में सफल रहा, जो किन्नरों के हित के लिए उन्हें पहचान दिलाने के लिए काम करती है। राज्य सरकार ने भी याचना सुनी। 2014 में उच्चतम न्यायालय ने किन्नर को तृतीय श्रेणी का दर्जा दिया। मतदान का अधिकार तो 1994 ईस्वी में ही मिल चुका था। यह राज्य में बनने वाला पहला पहचान पत्र था, जिसमें जयंत अपनी नई पहचान जोईता मंडल के रूप में सामने आया। अपनी संस्था के माध्यम से जोईता ने वृद्धाश्रम की स्थापना की। रेड लाइट इलाकों की स्त्रियों, उसके बच्चों के आधार कार्ड बनवाने, राशन कार्ड बनवाने के साथ ही उन्हें शिक्षा के प्रति वे जागरूक करती रहीं। 8 जुलाई 2017 को लोक अदालत में वे न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय किन्नर थीं। न्यायाधीश जोईता कहती हैं, जहां लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, आज उस इलाके में जब सफेद गाड़ी से निकलती हूं तो गर्व होता है। जोईता न्यायिक सामाजिक कार्यों में मशरूफ रहने के बाद भी आज भी किन्नर समूह के साथ बधाई गाने जाती हैं। जोईता मंडल का जीवन किन्नर समाज ही नहीं, आम समाज के लिए भी प्रेरक है। मित्रों, अब बात करें देश की पहली किन्नर तमिल न्यूज एंकर, टीवी सीरियल की अभिनेत्री पद्मिनी प्रकाश की, जो कि भरतनाट्यम नर्तकी भी हैं। उन्होंने कई स्टेज शो किए और नृत्य का प्रशिक्षण भी देती रही, अब भी देती हैं। तमिल परिवार में जन्मी पद्मिनी को स्कूल नहीं भेजा गया, घर से पढ़ाई करनी पड़ी। घर वाले उसे बेटे की तरह रखना चाहते, मगर पद्मिनी स्वयं को स्त्रियोचित भाव से भरा अनुभव करती। पद्मिनी ने टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की। मिस ट्रांसजेंडर ऑफ इंडिया का खिताब जीतने वाली पद्मिनी की राह भी बहुत आसान नहीं रही। 13 वर्ष की किशोरावस्था में विपरीत मनः स्थिति से घिरना, परिवार और साथी संगी के बर्ताव में आत्मीयता का अभाव, कहीं कहीं तिरस्कार, अन्य किन्नरों से उन्होंने कम नहीं सहा है। 2 वर्ष मुंबई जाकर भी रही, फिर अकेले रहने के निर्णय के साथ वापस कोयम्बतूर लौटी। जब उपेक्षा और सहना कठिन हुआ तो 16 वर्ष की उम्र में आत्महत्या का मन बनाकर घर से निकली, मगर उनके मित्र, जो बाद में प्रेमी हुए, नागपाल प्रकाश ने साथ दिया। उसकी शिक्षा पूरी करवाई। 18 वर्ष की उम्र में सर्जरी के बाद वह स्त्री का रूप पा सकी और विवाह के बाद उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। वह किन्नर के अधिकारों के लिए बतौर कार्यकर्ता आज भी सक्रिय है। 2007 में मिस ट्रांसजेंडर तमिलनाडु और 2009 में मिस ट्रांसजेंडर इंडिया बनी पद्मिनी कहती हैं, आज परिवार, इज्जत, सम्मान और शोहरत है मेरे पास, लेकिन पिता और परिवार से ना मिल पाने का दुख हमेशा रहेगा। पद्मिनी का जीवन और नागपाल जैसा जीवन साथी समाज को अपनी संकीर्ण सोच बदलने की दिशा में ध्यान खींचता है। मित्रों, कल्कि सुब्रमण्यम तमिलनाडु का ऐसा प्रसिद्ध किन्नर नाम है जो बहुमुखी प्रतिभा और कर्मठता का पर्याय नजर आता है। कल्कि तमिलनाडु की किन्नर अधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार, अभिनेत्री, लेखिका, प्रेरक वक्ता और उद्यमी हैं।
वह दक्षिण भारतीय किन्नर राष्ट्रीय परिषद की सदस्य भी है। तमिलनाडु के पोल्लाची शहर में जन्मे कल्कि प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्होंने पत्रकारिता, जनसंचार एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन दोनों विषयों में मास्टर की डिग्री हासिल की। लड़के की तरह पलते कल्कि को शरीर और मन के अलगाव का ज्ञान 13 वर्ष की किशोरावस्था में हुआ। लड़की से हाव भाव वाले लड़के हमेशा ही उपहास का पात्र बनते हैं। कल्कि ने भी वह दौर झेला। इस दौरान अप्सरा किन्नर से हुई पहचान और उसके माध्यम से अन्य किन्नरों के जीवन संघर्ष ने कल्कि के जीवन में टर्निंग पॉइंट का काम किया। शिक्षा से समाधान मानते हुए कल्कि ने पढ़ाई पूरी की, मीडिया से जुड़कर काम भी किया और थोड़ी कमाई होने के बाद स्वयं को सर्जरी के बाद पूर्ण महिला का रूप दे पाने में सफल हुई। कई वर्षों तक वह ऑरोविले में भी रही। कल्कि ने जब ऑरोविले प्रबंधन को अपने विस्तार के लिए गांव की जमीन अधिकृत करते देखा तो उसका विरोध किया। भारतीय किन्नरों के अधिकार के लिए 2005 में प्रौद्योगिकी, फिल्म, कला एवं साहित्य के माध्यम से कल्कि ने जोरदार अभियान चलाया। किन्नरों की पहचान को मान्यता दिलाने हेतु आवाज बुलंद करने में उसकी भी मुख्य भूमिका रही। वर्ष 2008 में किन्नरों के लिए सहोदरी फाउंडेशन की स्थापना के साथ ही सहोदरी पत्रिका की शुरुआत की। 2009 में ही जब वैवाहिक वेबसाइट ने किन्नर महिला की सूची को वेबसाइट से हटा दिया तो इसे चुनौती मानकर कल्कि ने पहला किन्नर वैवाहिक वेबसाइट लॉन्च किया, जिसकी मुक्त कंठ प्रशंसा हुई। उन्होंने LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर के अधिकारों पर 12 से अधिक वृत्तचित्र बनाए। उनमें से कुछ अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म का हिस्सा हैं। 2010 में वंचित किन्नर महिलाओं को सामुदायिक पत्रकारिता का प्रशिक्षण दिया और अपनी संघर्ष कथा अभिव्यक्त करने वाली वृत्तचित्र फिल्म बनाने की प्रेरणा दी। कल्कि के कदम यहाँ रुके नहीं। 2017 में तुरिकई कला परियोजना के तहत 200 किन्नरों के लिए कार्यशाला आयोजित कर उन्होंने कलाकृतियां बनाना सिखाया, ताकि इस कला का उपयोग कर वे सम्मान से रोजी रोटी कमा सकें। 2019 में कल्कि के नेतृत्व में पहली बार कोयम्बटूर, तमिलनाडु में LGBTQ गौरव मार्च आयोजित हुआ। अभिनय के क्षेत्र में 2011 से अपनी पहचान बनाने वाली कल्कि किन्नर जीवन पर बनी फिल्म नर्तकी में मुख्य किरदार में नजर आई। 2018 की फिल्म सरकार के ओरू विरल पुराची गाने में भी उनकी विशेष भूमिका दिखी। 2019 में कलाश्री को द लोन वुल्फ नामक डब हिंदी फीचर फिल्म में मुख्य किरदार निभाती कल्कि ने इस फिल्म के साथ एक ऊंचाई हासिल की, जब फिल्म दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ घोषित हुई। बतौर चित्रकार कल्कि की पेंटिंग्स में जीवंतता के दर्शन होते हैं। कल्कि कला एवं जीवन से संबद्ध प्रेरक वक्तव्य के लिए कई देशों जैसे कि कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड आदि जगहों पर आमंत्रित की जा चुकी हैं। यौन शोषण भोगी किन्नर महिलाओं को शिक्षित करने हेतु धन देने के साथ ही यौन शोषित किन्नरों की पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने रेड वॉल परियोजना आरंभ की। इसमें हस्त निर्मित सफेद कागज पर अपनी पीड़ा लिख उस पर लाल हथेली की छाप छोड़ी जाती है और यह आर्टवर्क शैक्षणिक संस्थानों और कला दीर्घाओं में प्रदर्शनी के लिए लगाया जाता है।
किशोरावस्था से ही मनोभावों को कलमबद्ध करने वाली कल्कि ने आगे चलकर किन्नर जीवन पर आधारित अंग्रेजी कविता निबंध एकालाप के मिश्रित संग्रह को 2015 में नोशन प्रेस से वी आर नॉट द अदर्स के नाम से प्रकाशित करवाया। यह पुस्तक हार्वर्ड केनेडी स्कूल के पुस्तकालय का हिस्सा है। कल्कि किन्नर जीवन पर वक्तव्य के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय जा चुकी हैं। अंग्रेजी प्रिय विषय होने के कारण विदेशों में उन्हें अपनी बात रखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होती। इसी प्रकार थिरुंगनाई प्रेस से प्रकाशित तमिल कविता, लघुकथा, निबंध और कला का मिश्रित संग्रह ओरू थिरुनांगाइन डायरी कुरप्पू प्रकाशित हुए। कल्कि सुब्रमण्यम ने किन्नर जीवन को ऊंचाई देने का जो संकल्प लिया है वह उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मित्रों, जीवन को शिक्षा के उजास से आलोकित करने वाली देश की पहली किन्नर प्राचार्य पश्चिम बंगाल की मानवी बंदोपाध्याय ने जून 2015 में नदिया जिले के कृष्णानगर महिला कॉलेज में प्राचार्य पद ग्रहण कर अपने जिल्लत भरे समय को पराजित कर दिया। मानवी उर्फ सोमनाथ यानी सोमनाथ, जिन्होंने बाद में अपने शरीर में परिवर्तन करवाकर मानवी का रूप धारा, का बचपन नदिया में ही गुजरा। पिता को सोमनाथ के हाव भाव के कारण धमकियां मिलती। बढ़ती उम्र के साथ इकलौते बेटे में स्त्रियोचित गुण और हाव भाव देखकर पहले से 2 बेटियों के पिता परेशान होने लगे, जो कि स्वाभाविक था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सोमनाथ ने मनोचिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, मगर संतोषजनक परिणाम न मिला। वह बाहर तो लड़का बनकर रहता, मगर घर में लड़कियों की तरह। 2003 में लगभग 38-39 वर्ष की उम्र में सोमनाथ ने जेंडर चेंज कराने का साहसिक निर्णय लिया। लंबी काउंसलिंग के बाद आखिर सोमनाथ ने खुद को मुक्त अनुभव किया। सोमनाथ से मानवी रूप में रूपांतरण के बाद बांग्ला से एमए, पीएचडी करने और बाद में प्रोफेसर से प्राचार्य पद तक जाने वाली वह पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। मानवी द्वारा लिखित पुस्तकें चर्चा में हैं। उन्होंने डेब्यू फिल्म में भूमिका भी निभाई है। अब बात करूं देश की पहली किन्नर आयुर्वेद डॉक्टर प्रिया वीएस उर्फ जीनू की। जीनू के अनुसार किन्नरों को समाज न औरत मानता है न मर्द। अपनी पहचान बनाने के लिए मेरा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। उनका यह भी मानना है कि औरत होना मात्र सजना संवरना नहीं है, बल्कि उन सारी भावनाओं को पोषित करना है जो एक नारी के चरित्र को कोमल व सुंदर दिखाती है। साथ ही अपने सम्मान के लिए सिर ऊंचा करके खड़े होना भी सिखाती है। कोवलम केरल के एसएन स्कूल के छात्र जीनू के भीतर अपनी पहचान को लेकर जो उलझने थी, उसी ने उसे लिंग परिवर्तन के निर्णय की ओर धकेला। उसने अपनी नोटबुक में लिखा था, यही वह वक्त है जब मुझे असली पहचान पा लेनी चाहिए। माता पिता उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना चाहते थे। तन मन की विरोधी अवस्था से लड़ते हुए जीनू ने 2008 में वैद्य रत्नम आयुर्वेद कॉलेज से बैचलर डिग्री एवं 2012 में केवीजी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से मास्टर डिग्री पूरी कर त्रिशूर के सीताराम आयुर्वेद हॉस्पिटल में मेडिकल करियर की शुरुआत करने के बाद जेंडर चेंज की इच्छा जाहिर कर मां से आज्ञा मांगी। मां की अनुमति और परिवार के सहयोग ने जीवन के द्वार खोले। डॉक्टर जीनू शशिधरन डॉक्टर प्रिया वीएस बनकर खुश और अपने क्षेत्र में सफल हैं। उनका जीवन लक्ष्य मरीजों की सेवा के साथ साथ जरूरतमंदों
और असहायों की सेवा और सहयोग करना। जीवन संघर्ष को सफलता की स्याही बनाने वाले किन्नरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्होंने इतिहास रचा। उनमें से कुछ एक का नाम लेना आवश्यक है। इनमें से एक नाम पहली किन्नर सैनिक साबी गिरी उर्फ मनीष गिरी का है। दरअसल नौसेना के सैनिक मनीष गिरी को बर्खास्त करने का कारण था छुट्टी के दौरान एक प्राइवेट अस्पताल में मनीष का जेंडर चेंज करवाकर साबी बन जाना। साबी ने हार नहीं मानी और लगातार संघर्ष के बाद उसने अपना पद हासिल किया। साबी के संघर्ष और सफलता ने किन्नरों के लिए द्वार खोले। 2015 में छत्तीसगढ़ पुलिस फोर्स में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की सक्रिय भर्ती वाला राज्य बना और 2020 में बीएसएसएफ और एसएसबी ने केंद्र सरकार को सहायक कमांडेंट अधिकारी पद पर किन्नरों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा। इसी प्रकार चेन्नई, तमिलनाडु में जन्मे प्रदीप कुमार ने किन्नर प्रीतिका यासिनी के रूप में पहली पुलिस अधिकारी होने का गौरव हासिल किया। किसी भी किन्नर का जीवन आसान नहीं रहा। प्रदीप ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री कोर्स करने के बाद अपनी पहचान बदली। पुलिस अधिकारी पद के लिए स्त्री पुरुष के विकल्प में उसने स्त्री विकल्प चुना और आवेदन निरस्त होने पर उच्च न्यायालय में तीसरे वर्ग के विकल्प की अपील की, जो स्वीकृत हुई। उसने फिर फॉर्म भरा और सफलता हासिल की। 24 वर्षीय साबी ने तमिल सरकार की ओर से पुलिस अधिकारी पद पर नियुक्ति पत्र पाया। साबी का सपना है कि प्रशिक्षण के बाद वह महिलाओं को पीड़ित करने वाले अपराधों को कम करने में ध्यान केंद्रित करेगी। देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी 2024 चुनाव में उभरता वह नाम है जिसने अखिल भारतीय महासभा वाराणसी की ओर से चुनाव प्रत्याशी के रूप में नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। गुजरात के बड़ौदा में जन्मी, मुंबई में शिक्षा प्राप्त कर हिमांगी सखी अपनी डॉक्टर मां के निधन के बाद छोटी बहन की जिम्मेदारी ली। उसका विवाह कराने के बाद कृष्ण चरणों में रमते मन के साथ वृंदावन आ गई और गुरु धारण किया। गुरु की आज्ञा से भागवत कथा सुनाने जाती हिमांगी सखी ने किन्नर समाज के लिए मांग रखी कि किन्नर समाज के लिए भी नौकरियों, विधानसभा, लोकसभा एवं पंचायत की चुनाव में सीटें आरक्षित की जाएं ताकि उनका प्रतिनिधित्व सदन में हो सके और किन्नर समाज की समस्याओं एवं मांगों पर बात की जा सके। तमिलनाडु के मदुरई के एक गांव में जन्मी, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित देश की पहली किन्नर नर्तकी मंजुनाथ शेट्टी, जिन्हें दुनिया नर्तकी नटराज के नाम से जानती है, ने अपने आप को कमतर ना मानकर तंजौर स्थित नाइकी भाव परंपरा में विशिष्टता हासिल की। 2011 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 2018 में नर्तकी नटराज के सम्मान में तमिलनाडु सरकार ने 11वीं कक्षा के तमिल पाठ्य पुस्तक में उनकी जीवन यात्रा को जगह दी है। इसी प्रकार सत्यश्री शर्मिला देश की पहली किन्नर वकील बनी। इनमें से किसी की भी राह आसान ना रही। अधिकांश सफल एवं समाजसेवी किन्नर मनसा श्रेणी के हैं, कुछ वचुरा भी जो पुरुष से स्त्री रूप में आए। इनके विपरीत एडम हैरी पहले किन्नर हैं जो स्त्री से पुरुष रूप में तब्दील हुए। किशोरावस्था में उनके भीतर होने वाले बदलाव ने उन्हें पारिवारिक सहयोग से दूर कर दिया, जबकि उनके रुझान को देखते हुए पिता ने ऋण लेकर उन्हें दक्षिण अफ्रीका के फ्लाइंग स्कूल में भेजा था।
बीच में पढ़ाई बंद होने के बावजूद हैरी निजी पायलट लाइसेंस प्राप्त करने में सफल हुए। भारत लौटकर आने के बाद उसने स्थानीय अकादमी से वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस पाने के लिए केरल सरकार से भी मदद ली, किंतु एयरलाइंस बोर्ड ने मेडिकल जांच के बाद उसे बतौर पायलट उड़ान भरने से यह कहकर रोक दिया कि हार्मोन परिवर्तन की थेरेपी के लिए जाने की स्थिति में उनकी शारीरिक अवस्था स्वस्थ और सामान्य नहीं रह सकती। एडम हैरी रुके नहीं, मार्ग की हर बाधा को दूर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक लंबी तालिका ऐसे अपराजेय जीवन योद्धाओं की है जो किन्नर समाज को ही नहीं, समाज के हर अवसादित प्राणी को उन्नत जीवन हेतु सकारात्मक सोच, शिक्षा, दृढ़ संकल्प एवं धैर्य एवं साहस, इन समग्र रूपों में अथक श्रम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए आगे बढ़ने की दिशा देते हैं। मित्रों, किन्नर समाज आज पहले की तरह नहीं है। कुछ रोशनियां हैं इनके बीच जो इन्हें रास्ता देंगे, और सच तो ये है कि यह पूरे समाज को रास्ता देंगे, उनकी सोच को बदलने में कामयाब होंगे। मेरी भी यही दुआ है कि किन्नर समाज को हम में से हर एक के बीच का माना जाए, बराबरी का दर्जा दिया जाए। और आगे आपको कैसा लगता है, आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।